सर्दियों की शाम और सर्दियों की बारिश, इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि सर्दी की रात, सर्दी की बारिश दोनों ही लंबी होती हैं। तनवीर अपने कमरे की खिड़की से सर लगाए बार बारिश की बूंदों को देख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आसपास हर चीज ही खुश है। बारिश की बूंदें, दरख्त पर मौजूद परिंदे, यहाँ तक कि उसके कमरे में मौजूद हर बेजान चीज खुश थी। उस कमरे में मौजूद एक वाहिद चीज जो खुश नहीं थी, शायद वो तनवीर खुद था। इसी सोच में गुम तनवीर को अपने साथ वाले घर की छत से चंद आवाजें सुनाई दी। पायल के बजने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज, किसी के कहके लगाने की आवाज। एक लम्हे के लिए तनवीर उस जमूद से बाहर आया और ऐसा नहीं था कि उसके आसपास कभी कोई आवाज हुई नहीं थी या कभी किसी आवाज से वो चौंका नहीं था, लेकिन ये आवाज, ये कहके की सदा कुछ ऐसी थी कि वो ना चाहते हुए भी अपने कमरे से निकल के उस छत की जानिब गया जहां से वो आवाजें आ रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता वो छत की जानिब गया। छत का दरवाजा खोलकर उसकी ओट में खड़े उसने अपने साथ वाले घर की छत पे देखा। बारिश में नहाती दो दोशीज़ाएं। ऐसा नहीं था कि उसने कभी जिंदगी में हुस्न नहीं देखा था, ऐसा नहीं था कि जिंदगी में उसने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था, लेकिन ये हुस्न ऐसा था जो कि उसको एक सहर में मुब्तला कर रहा था। बारिश की बूंदों में नहाती, खुश होती, खुदा की एक नायाब तख्लीक। अगर ये कहा जाए कि परियों के देश से उनकी मलका पानी की बूंदों को छूकर मोती बनाने उतर आई थी तो गलत ना होगा। शायद उसे भी पता नहीं चला कि वो इस कैफियत में किस देर तक और कितनी देर तक वहां पर उन दो लड़कियों को देखता रहा। सफेद शलवार कमीज में मलबूस, लाल चुनरी का दुपट्टा लिए हुए, पाँव में पायल बांधे, वो एक छत के कोने से दूसरे कोने की जानिब जाती, दूसरे कोने से तीसरे कोने की जानिब जाती और बारिश की बूंदों को हाथ लगाकर उनको मोती बनाती जाती। तख़य्युल की दुनिया में तनवीर के जहन में ये अल्फाज उभरे, एक नया मोड़ आया है कहानी में, एक नया मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बातें। उसको ये याद भी नहीं रहता कि वो उसके हुस्न के सहर में मुब्तला इस हद तक मदहोश हो गया है कि उनका वहां से जाना भी उसको नजर नहीं आया। जब उसकी आंख खुलती है तो बारिश थम चुकी होती है। परिंदे बारिश की वजह से धुले साफ सुथरे दरख्तों पर बैठकर चहचहा रहे होते हैं। उसके बाद कई बारिशें आईं, कई मौसम तब्दील हुए। वो हर बार इसी ख्वाहिश के साथ छत पर जाता कि वो हुस्न की परी उसको फिर नजर आए, लेकिन दोबारा वो हुस्न उसको वहां पर नजर नहीं आया। उसे लगा शायद वो उस घर का कोई मेंबर थे जिससे शायद पहले उसने कभी देखा ना हो, शायद कोई मेहमान थी जो वहां पर आई थी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि मेहमान तो थी, लेकिन वो मेहमान जो कभी चंद लम्हों के लिए या चंद घंटों के लिए आया करती हैं। सुबह होते ही उस घर के चारों ओंठ कभी घर के सामने वाले रास्ते से घर का दरवाजा खटखटाता, कभी ये बहाना करता कि बॉल आई है, कभी ये बहाना करता कि आपकी छत से मेरी छत के दरमियान जो पानी का पाइप लगा है उसमें ब्लॉकेज है।
कभी कुछ लेकिन उसकी आंखें जिसे तलाश कर रही थीं वो उस घर में मौजूद न थी। उस घर में मौजूद साहब जिनकी बीवी अपने महके गई थीं, वो हमेशा हर बार की तरह बहुत पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल करते कि आओ मियाँ तनवीर बैठो चाय पियो। आप तो कभी हमारे घर नहीं आए, आज दिन में 2-2 चक्कर खैरियत है, चलें आपकी बॉल, आपका ब्लॉकेज हुआ पाइप ही आपको हमारे घर ले आया। लेकिन शायद वो साहब ये नहीं जानते थे ब्लॉकेज पाइप में नहीं है, दिल की नस में है। बॉल उछल के यहाँ नहीं आई बल्कि तनवीर का दिल उछल के इस घर में आया था। दिन गुजरते गए, सुबह शामों में तब्दील होती गईं, शामें रात में और रात सुबहों में। लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत सूरज की तरह होती है, गरूब हो भी जाए तो कभी ना कभी तलू जरूर होती है। एक बार तनवीर थका हारा अपने घर वापस आ रहा था, अपनी मोटर कार पे मौजूद सुनसान सड़क पे रात के आखिरी पहर रेडियो पे लगा हुआ गाना, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। रेडियो पे मौजूद इस गाने को अपने साथ साथ गुनगुना रहा था कि उसे अचानक ऐसा लगा कि जिंदगी उसे आवाज दे रही है, जिंदगी उसके सामने मौजूद है। उसने अपने सर को झटका और इस खदशे को दूर किया कि शायद ये उसका वहम हो, लेकिन उसका वहम नहीं था। सड़क के ऐन वस्त में वही दोशीज़ा, वही हुस्न की परी उसे इस बात का इशारा कर रही थी कि उसको कहीं जाना है। तनवीर ने उस दिन गाड़ी बाद में रोकी, पहले उसकी सांसें रुकी थीं। उसने उसके पास जाके मोटर कार को रोका, उससे बात नहीं हो पा रही थी। जी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? कहाँ जाना है आपने? उस हुस्न की परी ने उससे कहा, क्या मैं आपकी गाड़ी में बैठ सकती हूँ? जाना कहाँ है वो मैं आपको बाद में बता सकती हूँ। कि उसकी तमाम तर जिंदगी की रियाजत पूरी हो चुकी है, तमाम जख्मों का मरहम उसके पास मौजूद है, उसकी तमाम तर दुआएं मन्नतें रंग ले आई हैं। गाड़ी की बाएं सीट पर अब हुस्न की परी उसके साथ मौजूद थी। तनवीर जिस रफ्तार से गाड़ी चलाया करता था, आज उसकी रफ्तार उससे बहुत कम थी। शायद वो चाहता था कि रास्ता खत्म ना हो, मंजिल ना आए। अचानक उसे ख्याल आया कि उसने उस दोशीज़ा से ये पूछा ही नहीं कि उसको कहाँ जाना है। उसने एक बार फिर उसकी जानिब देखा और कहा कि आपको कहाँ जाना है आपको? दोशीज़ा ने कहा कि आप जहाँ पर मुझे ड्रॉप करेंगे मेरी मंजिल वही होगी। डरे हुए इंसान अल्फाजों के पीछे छुपते हैं। मोहब्बत से महरूम लोग तजारत को भी मोहब्बत समझते हैं। मोहब्बत से महरूम लोग तजारत को भी मोहब्बत समझते हैं। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में तनवीर को शायद ये लगा कि बिना कुछ कहे वो दोशीज़ा उसकी बात समझ गई है। रात का आखिरी पहर, सुनसान सड़क, वो और उसकी मोहब्बत जो कि उसको हो गई थी, वो उस गाड़ी में मौजूद सिर्फ और सिर्फ सुना जा सकता था तो उनके दिल की धड़कनों को। कभी कभी कुछ अल्फाज, कुछ लफ्ज बिन कहे ही कहे जाते हैं। खामोशी अल्फाजों की मुर्शद होती है। रात का आखिरी पहर, छोटी सी मोटर कार, वो और वो दोशीज़ा। खामोशी इतनी कि कलाई घड़ी बांधी
तनवीर के हाथ पे बंधी कलाई घड़ी भी टिक 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 की आवाज बयान कर रही थी। ये खत्म हो जाया करती हैं। लोग कहते हैं ना कि जिस कहानी को अंजाम देना मुमकिन ना हो उसे खूबसूरत मोड़ देकर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो क्या करे कि जिसका पहला मोड़ ही ऐसा हो जिसमें उसे पता ही चले कि उसके साथ मोहब्बत नहीं तजारत हुई है। जमीन और आसमान के दरमियान चंद लम्हे रहने के बावजूद, उसके लम्स को महसूस करने के बाद उसको अचानक लगा जैसे वो इस दुनिया में वापस आया है। शायद उसे लगा कि उससे कोई गलती हुई है, शायद वो बुरा न मान जाए। उसने झुकी नजरों से उसकी जानिब उठका कर देखा। झुकी झुकी पलकें, कपकपाते हुए होंठ। उसने एक बार फिर पूछा, शायद अपने डर पर काबू पा रहा था। कहाँ जाना है आपने? इस बार उसने वो जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने हाथ के एक इशारे से रोड की दाईं जाने मुड़ने को कहा। उस इशारे के ताक़ुब में जब तनवीर की नजर उसके हाथ में पड़ी, हाथ पर बांधी एक सिल्वर कलर की कलाई घड़ी जिसपे बहुत नफासत के साथ मोती जड़े हुए थे। हाथ में मौजूद एक सोने की अंगूठी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत नक्श वाला जरकून जड़ा था। बहुत ही सलीके के साथ तराशे गए लेकिन लंबे नाखून। खैर तनवीर उस रास्ते के ताक़ुब में चल दिया। कुछ वक्त कुल साथ एक वीरान घर मौजूद था। उस दोशीज़ा ने तनवीर को गाड़ी वहां रोकने के लिए कहा। जैसे ही गाड़ी के पहिए रुके, वो दोशीज़ा उस गाड़ी से उतरी। गाड़ी के बाएं जानिब खिड़की से सर को झुकाकर बस इतना कहा और उस घर के अंदर चली गई। ये जिस्म है तो क्या? कभी अगर ये इश्क का लावा दोबारा उबले तो रात के किसी भी पहर में तुम्हें इस घर मिलूंगी। तनवीर ने नजर दौड़ाकर जब उस घर की जानिब देखा तो शायद वो दीवारों वाला, टाइल्स वाला, फानूस वाला एक बड़ा सा मकान तो था, घर नहीं था। उस घर पे मौजूद सुर्ख बत्ती, वहां पर मौजूद वहशत का पता देती थी। उस घर के बाहर मौजूद लंबी गाड़ियों की कतार, उस घर की रौनकें बहाल होने के बावजूद भी उस घर की वहशत को चीख चीख कर पुकारे जाने की वईद सुनाती थीं। वो दोशीज़ा आहिस्ता आहिस्ता उस घर की जानिब बढ़ी। उस घर में मौजूद एक बड़ी सी औरत ने जैसे ही उसको आते देखा तो फटाफट उसकी जानिब लपकी, जैसे उसी का इंतजार था, जैसे उस घर में मौजूद हर शख्स उसी का इंतजार कर रहा हो, शायद उसी का ही इंतजार कर रहा हो। मैंने ढूंढा बहुत पर फिर ना मिला। जैसे ही वो आंखों से ओझल हुई ना, तनवीर के जहन में मोहसिन नकवी का वो शेर उभरा कि जब वो मेरी आंखों से ओझल हुआ ना मोहसिन, जब वो मेरी आंखों से ओझल हुआ ना मोहसिन,
सूरज सर पे था पर हर सू अंधेरा छा गया। बहुत पर फिर ना बारिश की बूंदों ने अपना इजारा बनाना शुरू किया। तनवीर गाड़ी से उतर के उस घर की जाने बढ़ने लगा। मिला। उसको मालूम हुआ कि जो शख्सियत उसके सुकून का सबब थी, शायद वो उन उम्मीदवारों में अकेला नहीं था। बहुत पर वहीं से दबे पांव वो पलटा। अपनी गाड़ी तक आते मिला। चंद कदम का फासला तय करते हुए भी उसको मुद्दतें लग गईं। मैंने ढूंढा बहुत पर फिर ना मिला। बारिश की बूंदों में उसके आंसू तब्दील होते गए। आहिस्ता आहिस्ता वो उस घर से दूर जाता। कोई शाम मैं भी ऊपर से हंसता पर अंदर से